दुनिया तेज़ी से बदल रही है। मौसमियाती तब्दीलियाँ असर दिखा रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया का सालाना औसत दर्जा हरारत जो एवरेज टेम्परेचर है 2024 में पहली बार सनती अहद से जो कबल के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। और साल 2024 की बात करें तो बाज़ाब्ता तौर पर एक गर्म तरीन साल करार दे दिया गया है। यानी साल 2024 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल रहा है। यूरोपीय मौसमियाती इदारे ने भी इसकी तस्दीक की है और रिपोर्ट के मुताबिक 2024 मुमकिन तौर पर गुज़िश्ता 1 लाख साल में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन साल साबित हुआ है। ओह कितनी माय ज़्यादा गॉड, दुनिया के ओह लिए माय ख़तरे गॉड। वाली बात और है। ये तो बड़ी स्टेटमेंट जो है, ये 1 लाख साल से जो गर्म तरीन साल, ये तो कंफर्म करने वाली बात है। कंफर्म किससे किया जाए तो माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात अब भी दुनिया भर में वाज़े नज़र आ रहे हैं, कहीं छुपे हुए नहीं। कहीं सर्दी की शिद्दत में भरपूर इजाफा हुआ है तो कहीं गर्मी इंतहा से ज़्यादा। दुनिया भर में ये जो 2024 साल था, इसको गर्म तरीन साल करार दिया गया है। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? जी, बिल्कुल देखें आप पिछले ख़ास तौर पर 10 साल में जो जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, जितने ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आपके पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उससे बहुत एविडेंट है कि ये जो क्लेम इस रिपोर्ट में आया है, ये इसमें कोई झूठ नज़र नहीं आता, क्योंकि ये ऑफ़ कोर्स ये डेटा पे बेस्ड है। और जो आपका डेटा है, जो साइंस होती है, वो आपको बताती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बताती है। तो पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से जो है वो आपके क्लाइमेट एक्सट्रीम्स बढ़े हैं, आपका दर्जा हरारत, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ती जा रही है। जैसा कि रिपोर्ट जिसको आप रेफ़र कर रही हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डेटा सेट्स के मुताबिक उस 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो टेम्परेचर है, जो कि टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2015 में, जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट था कि हमें जो है कंटेन करना है 1.5 डिग्री से ऊपर ना टेम्परेचर बढ़े। तो वो थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो गया, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और इसके इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया में देखें, आप पीछे देखें कि पाकिस्तान में आप फ्लडिंग देखें, हीट वेव देखें, कनेडियन वाइल्ड फायर्स आपने पिछले साल देखी, इसी तरह के कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस के वाइल्ड इलाके फायर तो सारे हम में अब भी आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा मुतासिर कर रही है। ख़ासतौर पर अमेरिका में भी, कल पाकिस्तान से भी खबर आई थी, वहाँ पर भी इस्लामाबाद के करीब वाइल्ड फायर में जंगल में आग लगी है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं मरीम साहिबा। हिद्दत दुनिया की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने बताया कि 1.5 सेल्सियस का टारगेट रखा था, वो क्रॉस कर गया। 2024 में बड़ी बड़ी इस हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट भी हुई थी, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल है और हमारा जो कार्बन गैसेस का अखराज है उसमें रोल इंतहाई ना होने के बराबर है। यहाँ पर हम स्मोक को भी देख रहे हैं उसके बाद में, और मौसमियाती हिद्दत भी देख रहे हैं, बारिशें, सैलाब, सब कुछ ही यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह के ममालिक की मदद करने के लिए और रोकथाम के लिए इक़दाम क्या होने चाहिए आप समझती हैं? इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल पावर्स जो है वो क्या इक़दाम करें? जी, बिल्कुल। इस सवाल के जो है वो 2 तरह के जवाब बनते हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, ऑफ कोर्स आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो पाकिस्तान की, जैसा कि आपने कहा, इतनी एमिशंस नहीं हैं। और पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल कंट्री है जिसमें फ्लडिंग, हीट वेव्स, ड्राउट आप देखें सिंध के इलाके में होते हैं, सी लेवल राइज भी उसके भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो जो लॉस एंड डैमेज फंड है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वादा किया था खुद कि वो देंगे, और ये एक उस पे कमेटीज़ भी बनाई गई हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूट तो उन्होंने किया है, लेकिन वो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है। जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है कमेटी के साथ जो है वो ये एम्फसाइज़ हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ पे कर रहे हैं, जो कि बाकू में भी इस साल हुई थी, कि आप जो हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ना दें, डेट फ्री लोन्स हमारे होने चाहिए, ताकि ये लोन की फॉर्म में दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक आपको देगा, और ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो कंट्रीब्यूट भी कंट्रीज़ ने किया है। तो ऑफ कोर्स एक तो एक्सेसिबल फंड होने चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, और फंड ज़्यादा होने चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे हम काम कर सकें, यानी कि क्लीन टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करवा सकें। रिन्यूएबल की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास कोयला तो है, लेकिन रिन्यूएबल की तरफ हम तब मूव कर सकते हैं जब हमारे पास फंड्स हों कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें। और ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप वर्ल्ड ने देना था, यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो ख़ास तौर पर यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने जा रही है, इसमें
जो ट्रम्प साहब हैं वो कोई क्लाइमेट चेंज के एजेंडा पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते और उनके बहुत ज़्यादा ऑयल और गैसेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में जिनको वो करने का इरादा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड में जो मज़ीद फंड कंट्रीब्यूट करने की बात होगी उसकी तो उम्मीद अब उतनी रखनी नहीं चाहिए। और एक सुपर पावर काइंड ऑफ अमेरिका है, चाइना भी साथ है, तो एक अगर सुपर पावर जो है वो स्टेप बैक करती है तो उसका इम्पैक्ट भी बाकी डेवलप कंट्री भी उसका असर लेते हैं कि एक कंट्री नहीं कंट्रीब्यूट करा तो हम क्यों इतना कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक स्ट्रगल है जो कि मेरा ख्याल है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को पाकिस्तान समेत जो है वो इसकी कोशिश के लिए लड़ते रहना होगा। अगली कॉप पे देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। दूसरा जो है वो लोकल लेवल पे हमारा है कि हमें अपना किबला भी मुल्क में दुरुस्त करना है। जो बहुत सस्ता तरीका हम कर सकते हैं कि हर हुकूमत जो है वो दरख्त लगाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। आप जो आपकी व्हीकल्स हैं, आपने स्मोक का जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट करे, सस्टेनेबल पे, जो गाड़ियों के इंजन हैं उस पे करे। गवर्नेंस के हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के मसले हैं। ऐसी हुकूमत पॉलिसी बनाए जिसमें ये रूल रखते हैं कि हर घर में एक दरख्त इंडिजिनस जो आपका लोकल दरख्त होते हैं वो ज़रूर हो, वरना घरों को भी फाइन करें। कम अज़ कम ये लोग खुद भी अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि एक दरख्त तो आप लगा के उसका ख्याल कर सकते हैं। कॉन्क्रीट का जंगल आप देखें कि शहरों में बने हुए हैं। इसी तरह आप देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनकी EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, आई डोंट नो गवर्नमेंट में बैठा कौन कर रहा होता है, वो कैसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंप्रूव करते हैं, वो अप्रूव कर देते हैं और फिर चेक भी नहीं करते कि उनने जो है वो उतनी प्लांटेशन की है जितना वो वेजिटेशन कवर रिमूव करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हैं। एक दरख्त हम सबकी जिम्मेदारी है, घर में होना भी चाहिए। और इस हवाले से ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से इक़दाम हुकूमत ने भी किए। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात मरीम साहबा वो ये कि आपने बताया कि जो इंजन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गैसेस का अखराज करती हैं, धुएँ को रोकना चाहिए बढ़ने से। इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ दुनिया आ रही है, पाकिस्तान भी अब आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। कितनी तेज़ी के साथ आप क्या समझती हैं 2025 में कम्प्लीटली इस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए अगर इस शिद्दत को मज़ीद बढ़ने से रोकना है? जी, ये काफ़ी डिबेटेबल है जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, जहाँ पर ये मेट्रो या ऑरेंज लाइन या इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें तो आप इलेक्ट्रिक बसेस का सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी जैसे है, मैं काफ़ी शोज़ पे ये बात कर चुकी हूँ कि मुझे इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन है कि ये एक एलीट कैप्चर को शो करती है कि अमीर लोग ही ये अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की गाड़ियाँ और बाइक्स। आप देखेंगे एक रिक्शा चलाने वाला जो घर से निकलता है या एक टैक्सी वाला है, वो उनके इंजन पहले से इतना ख़राब है, वो रोज़गार रोज़ उन्हें कमा के लाना होता है, अपनी फैमिली को फीड करना होता है, वो कहाँ अफोर्ड कर सकेंगे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही डम आइडिया था जिसने भी ये पॉलिसी बनाते हुए दिया है। ये सिर्फ एलीट क्लास कर सकती है, उनके ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं कि वो इस तरह की अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि जो आपके इंजन हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। जो पुराने इंजन हैं उनको, गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट ना इशू किए जाएँ, फ्यूल क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दी जाए। जो गवर्नेंस के आपके मसले हैं इम्प्लीमेंटेशन कराने के खास तौर पर, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो डूएबल। जी मरियम, बिल्कुल बिल्कुल मरियम, एक्चुअली वक्त की कमी है, लेकिन मैं एक बड़ा ही अहम सवाल आपसे करना चाहूँगी। सारे सोशल मीडिया पे, सारे मेन स्ट्रीम मीडियाज़ पे आजकल एक न्यूज़ बहुत वायरल है लॉस एंजलिस फायर के हवाले से, आपको पता होगा, और इस पर यह भी बात की जा रही है कि ये भी एक क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी बात करें, इस पर रोशनी डालें। क्या हकीकतन ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आग लगी है? जी, बिल्कुल, इसमें 2 तरह की फैक्टर्स हैं। एक तो जो खबर में बताया भी गया था कि कुछ लोग पकड़े गए हैं और कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन अगर आप सदर्न कैलिफोर्निया का इलाका देखें सारा, तो पिछले 10 सालों से ड्राउट लाइक कंडीशंस थी और 2022 से 2023 के दरमियान जो है वो थोड़ी बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर आपका वहाँ पे बढ़ गया था। लेकिन एक साल फिर से ड्राउट रहा 2023 से 2024 तक, तो वो जो झाड़ियाँ उगी थी वो बिल्कुल खुश्क हो गई थी और बिल्कुल बारिशें नहीं हो रही थी 1 साल से। तो वो एक परफेक्ट कंडीशन पैदा हो गई थी फिर आपकी हवाओं के साथ कि वहाँ पे जो है वो आग पकड़ ली थी। लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स उसमें ये फिर हुए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो स्टार्ट तो हुई 2 इलाकों में, इथोन और पैराडाइज, 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स हैं, ये अथॉरिटीज़ ने कंफर्म भी किया उस वजह से। और पास ही उनके जो है जो पावर हाउसेस थे वो करीब थे जब आग स्टार्ट हुई, जहाँ से स्टार्ट हुई, तो इस वजह से वो आपकी जो डेवस्टेशन है वो लार्ज स्केल पे हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका 2 जगहों पे जो अभी तक अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया, ड्राउट लाइक कंडीशंस की वजह से आपको पता होता है कि जब एक खुश्क साली हो और बुशेस होती हैं वो ड्राई, तो एक दफ़ा अगर आग पकड़ ले आपके हाई टेम्परेचर्स की वजह से, तो वो फिर बहुत तेज़ी से फैलती है क्योंकि एक परफेक्ट कंडीशन होती है खुश्क साली में आग को मज़ीद फैलने के लिए। तो डेफिनेटली जो आपकी क्लाइमेट चेंज होता है वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी वाइल्ड फायर्स के अंदर। जी
थैंक यू सो वेरी मच मरियम शबीर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी डिटेल में हमें सारी चीज़ें बता, बहुत बहुत शुक्रिया। सो भाई क्लाइमेट चेंज जो है ना वो वाकई एक ज़बरदस्त इशू बनता चला जा रहा है पूरी दुनिया, और सबसे बड़ा इशू है। हर साल बैठते भी हैं, COP28 भी साल हुई थी, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, पिछले 2015 से देख रहे हैं, अब तो वो क्रॉस हो गया है। इसको ये बड़ा डेंजर साइन है और अब इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।